हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। पिछले सेशन में हमने बुद्धि के कुछ सिद्धांतों की बात की थी। कई सारे सिद्धांतों को वहाँ हमने शामिल किया था, उनके बारे में समझा था कि किस प्रकार हर एक मनोवैज्ञानिक अपने अपने अनुसार बुद्धि को परिभाषित करता है और अपने अपने अनुसार बुद्धि के सिद्धांत देते हैं। इसी क्रम में हम आज आगे कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करेंगे जो मनोविज्ञानियों के साथ जुड़े हुए हैं तथा उनका हमारे सिलेबस के साथ बहुत बड़ा और गहरा रिलेशन भी है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। ऐसा ही नाम हमने पीछे पढ़ा था जहां बहुकारक था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, जहां कई सारे कारकों की बात हो रही है, लेकिन यहां बहुबुद्धि है। शब्दों को ध्यान रखना है। बहुकारक, बहुतत्व, मल्टी एलिमेंट, मल्टी फैक्टर पूछे तो थॉर्नडाइक हो गया। मल्टी इंटेलिजेंस हो, बहुबुद्धि हो तो कौन हो जाएगा? हमारा गार्डनर हो जाएगा। याद रखना है, गार्डन का संबंध बुद्धि के साथ में है और तत्व या कारक का संबंध थॉर्नडाइक के साथ में है। बहु सब दोनों जगह कॉमन है। मल्टी वर्ड इज कॉमन इन बोथ थ्योरीज। देखिए क्या है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने 1989 में एक बुक लिखी। बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। माइंड के फ्रेम्स को लेकर उन्होंने कहा कि किस प्रकार बुद्धि जो है वो अलग अलग फ्रेम से बनी होती है, किस प्रकार बुद्धि जो है ये अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का संगठन है। इस बुक में उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की होती हैं और 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धियां मिलकर किसी व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण करती हैं। अब उनका कहना यह है कि जो 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति में होता है, ये हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है और इस कम ज़्यादा मात्रा के कारण ही एक व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत आगे चला जाता है तो वो अन्य क्षेत्रों में उस आगे वाले से पीछे भी हो सकता है। गार्डनर कहते हैं कि हम किसी विशिष्ट योग्यता के आधार पर, किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे होने के आधार पर यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में भी बहुत आगे होगा, वहां भी उसकी बुद्धि जो है उच्च स्तरीय होगी। जैसे एक व्यक्ति है वो खेल में बहुत आगे है, सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो हमारे मास्टर ब्लास्टर कहलाते हैं, सबसे आगे हैं खेल में, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे गायक हों। अमिताभ बच्चन जो है वो बहुत बड़े लेवल के अभिनेता हैं, स्टार ऑफ द मिलेनियम है, तो वो अच्छे क्रिकेटर हों ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी एक विशेष प्रकार की बुद्धि किसी व्यक्ति में ज्यादा मात्रा में होती है तो वह उसकी विशिष्टता हो गई। तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो किसी एक क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत उच्च स्तरीय बुद्धि का परिचय दे रहा है, वो अन्य क्षेत्रों में भी उसी स्तर का परिचय दे, उसकी बुद्धि अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार की हो। इस प्रकार बुद्धि की अलग अलग मात्रा के आधार पर, बुद्धि के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, बुद्धि जो व्यवहार में झलकती हैं, क्षमताएं, दक्षताएं व्यक्ति में बनाती हैं, उसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों को बनाया है। किसने? गार्डनर ने। पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ द माइंड। पूरा नाम है फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन सी दोस्तों? मल्टीपल इंटेलिजेंस। याद रखना है, मैं फिर बात कर रहा हूं आपको। मल्टी फैक्टर, मल्टी एलिमेंट थॉर्नडाइक का था और मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो आपके गार्डनर का है। इस बुद्धि सिद्धांत का वर्णन किया। गार्डनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में 8 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब एक एक को हम समझते हैं कि 8 प्रकार की जो बुद्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उन बुद्धियों के बारे में गार्डनर क्या कहते हैं, किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की क्षमताएं और व्यक्ति की योग्यताओं के आधार पर उन बुद्धियों को उन्होंने नाम दिया है। साथियों, बात करते हैं गार्डनर के अनुसार बुद्धि की 8 प्रकारों में से पहली बुद्धि का। साथियों, उसका नाम है शाब्दिक या भाषागत बुद्धि। इंग्लिश में कहेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक। शाब्दिक या भाषागत का मतलब हो गया ऐसी बुद्धि जिसका संबंध शब्दों के साथ में है, भाषा के साथ में है। इस तरह की बुद्धि को कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि। इंग्लिश में कहेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। देखो, शब्दों से समझते हैं। विभिन्न शब्दों को जानना, समझना, पहचानना, विभिन्न व्यक्तियों की भाषा को जानना, समझना, पहचानना, खुद के विचारों को समझने के साथ उनको अभिव्यक्त कर पाना, इस प्रकार की समस्त क्षमताओं को, आंतरिक योग्यताओं को
जिस बुद्धि का नाम दिया है गार्डनर ने साथियों, वह है शाब्दिक या भाषागत बुद्धि। देखो क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम, वाक्यों या शब्दों की बोध क्षमता, मतलब लिखे हुए वाक्यों को और शब्दों को समझ पाने की क्षमता, ठीक है। शब्दावली को समझ पाना तथा शब्दों के बीच संबंधों को पहचानने की जो क्षमता होती है, उसको कहा है गार्डनर ने शाब्दिक या भाषागत बुद्धि। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मुझे लगता है कि जो सीडीपी का हमारा पेपर होता है, रीट में जो सीडीपी का आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उन 30 क्वेश्चंस को हल करने में किसी भी स्टूडेंट की सबसे ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होगी तो ये वाली होगी, क्योंकि उन 30 क्वेश्चंस के आंसर आप सबको आते हैं मोस्ट ऑफ द। इश्यू कहां बनता है, उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, उन शब्दों के बीच क्या कनेक्शन है, वो क्या पूछना चाहता है ये नहीं समझ पाते हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर हम यह पहचान लें कि ये क्या कहना चाहता है या क्या जानना चाहता है, इसकी थीम क्या है, किस प्रोसेस किस वे की बात कर रहा है, तो साथियों आंसर तो फिर आपके सामने है, आसानी से उनको आप चुन सकते हैं। तो ये हो गई गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के 8 प्रकारों में से पहली बुद्धि। बात करते हैं दूसरी बुद्धि की, जिसका नाम है साथियों तार्किक या गणितीय बुद्धि। नाम से क्लियर है, ऐसी बुद्धि जो तर्क वितर्क से संबंधित होती हैं, लॉजिक से रीजनिंग से संबंधित होती हैं, विभिन्न तर्कणाओं से संबंधित होती हैं, तथा ऐसी बुद्धि जो गणितीय संक्रियाओं को करने से, गणितीय विचारधाराओं को, कॉन्सेप्ट्स को, कैलकुलेशन को, अंकों के रिलेशन को, इन सबको समझने में व्यक्ति की मदद करती हैं। इस प्रकार की बुद्धि को कहा जाता है तार्किक गणितीय बुद्धि। साथियों देखो कैसे, तर्क करने, गणितीय समस्याओं का समाधान करने, अंकों के क्रमों के संबंधों को पहचानने एवं सादृश्यता सिमिलरिटी जो है उसको पहचानने की क्षमता जिस बुद्धि में शामिल होती है, या उस क्षमता को, योग्यता को जिस बुद्धि का नाम गार्डनर ने दिया है, वो है साथियों तार्किक गणितीय बुद्धि। जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, गणित के जो टीचर्स होते हैं, उन सब में तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा शाब्दिक और भाषागत बुद्धि किसमें, ये लेखकों में, कवियों में, शिक्षकों में, कंपटीशन देने वाले रीट के स्टूडेंट्स में ये बुद्धि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आगे चले अगली बुद्धि की ओर साथियों, तो गार्डनर ने तीसरी बुद्धि है गार्डनर के अनुसार देशिक या फिर स्थानिक बुद्धि, विजुअल कहेंगे हम इसको, या फिर स्पेशल बुद्धि इसको कहते हैं। ऐसी बुद्धि जो किसी स्थान से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को मस्तिष्क में बनाती हैं। देशिक हो गया विभिन्न दिशाओं से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को मस्तिष्क में बनाती हैं। ऐसी बुद्धि को कहा जाता है देशिक या स्थानिक बुद्धि। हम जब पीछे पढ़ रहे थे 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं, याद करो आप, तब भी मैंने ताजमहल का एग्जाम्पल देके इस बुद्धि के बारे में कहा था। उसको यहाँ गार्डनर ने स्पेशल बुद्धि कह दिया है। वहां तो मानसिक योग्यता की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर बुद्धि नाम दे दिया है। देखो कैसे, स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप में परिवर्तन करने तथा स्थानिक कल्पना शक्ति की क्षमता को कहा जाता है देशिक स्थानिक बुद्धि। जो नाविक होते हैं, एरोप्लेन जो चलाते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं, विभिन्न मकानों के जो नक्शे बनाते हैं, आर्किटेक्चर जो होते हैं, उन सब में ये बुद्धि पाई जाती है। देखो कैसे, जो एरोप्लेन चलाते हैं, हालांकि उनके पास जीपीएस होता है, मशीन होती है, उसके अलावा उनके मस्तिष्क में भी दिशाओं का ज्ञान होता है कि किस तरफ कौन सी दिशा है, हम कितनी हाइट पे हैं, किस तरफ हमारा डायरेक्शन होगा तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो मशीनरीज और टेक्नोलॉजी के अलावा उनमें इस बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है। आप देखते हैं बसेस के ड्राइवर जो होते हैं, या जो कोई भी व्हीकल चलाते हैं उसके ड्राइवर जो होते हैं, वो पूरे देश में घूमते हैं। कई बार जैसे बड़े ट्रक वाले हैं या कोई इस तरह के जो डोमेस्टिक सामानों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। आप देखा होगा कि चेन्नई से एक ट्रक रवाना हुआ सामान भर के कोकोनट ऑयल का, या फिर कोकोनट को भर के चेन्नई से एक ट्रक रवाना होता है राजस्थान के लिए। अब चेन्नई साउथ में है, राजस्थान इधर आपका ऊपर आ गया, नॉर्थ के आसपास आ गया, तो वहां से यहां तक आते समय कितनी सड़कें, कितनी दिशाएं, कितने मोड़, कितने चौराहे, कितने शहर, कितने स्टैंड, पता नहीं कितनी सारी चीजें वह देखता है, समझता है। फिर भी दाएं बाएं जाने के बजाय वो बड़े आसानी से चेन्नई से यहाँ पहुंच जाता है। और एक बार वो आ गया, 2 बार आ गया, तो फिर तीसरी बार में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पहुंचता, मोस्ट प्रोबेबली वो बिना किसी को पूछे सीधा यहाँ पहुंच जाता है। इसका मतलब
जो उसने पिछली बार देखा था, पहली बार हो सकता है उसने कई लोगों से पूछा हो, जीपीएस का इस्तेमाल किया हो, बोर्ड को सबको पढ़ता आया हुआ हो, बहुत चीजें उसको समस्या का सामना करना पड़ा हो पहली बार में, लेकिन पहली बार जो उसने चेन्नई से राजस्थान आने तक का रास्ता देखा, उस रास्ते के बिंब को, कॉन्सेप्ट को उसने ब्रेन में बना लिया, और अब जब भी वो आगे चलता है वो तुरंत समझ जाता है कि हाँ ये चौराहा है, यहां से यहां मुड़े थे, यहां से उधर जाना है, अच्छा ये सड़क है, आगे जाना है। इस तरीके से ऑटोमेटिक आगे से आगे वो चलता चला जाता है। कई बार हम भी देखते हैं, किसी शहर में गए, शहर में जाने के बाद हम वहां कोई रिश्तेदार उनके घर पे गए, शहर में एक बार गए, वहां गए तो हमने देख लिया कि यहाँ ऐसे ऐसे मुड़ते हैं, यूं जाते हैं, यूं जाते, घर पहुंच गए। अब अगली बार 2 महीने बाद फिर से वहां वापस जाना हुआ, तभी क्या हुआ, हम जा रहे हैं लेकिन आगे चलते चलते एक चौराहे पर हम जहां बाएं मुड़ना था वहां दाएं मुड़ गए, और जो आगे बढ़े तो हमें अचानक सा लगा कि नहीं यार ये तो रास्ता नहीं है, ऐसे कोई लैंडमार्क ये सब तो वहां थे ही नहीं, मैं कंफ्यूज हूं। हम किसी को पूछते हैं और फिर से वापस सही रास्ते पर जाते हैं, और जो ही सही रास्ते पे मुड़ते हैं, थोड़ा आगे चलते, तुरंत ऑटोमेटिक पीछे का रिकॉल होता है कि हाँ यही सही रास्ता है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे मनोविज्ञान में गार्डनर ने कहा है बेसिक या स्थानिक बुद्धि। अगली बात करें, शारीरिक गति संवेदी या गतिक बुद्धि। देखो नाम से क्लियर है, शारीरिक गति संवेदी मतलब शरीर की विभिन्न गतियों से संबंधित जो बुद्धि हैं, संवेदनाएं हैं, उसे कहा जाता है शारीरिक गति या फिर गतिज बुद्धि, विभिन्न गतियों से संबंधित। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसको कहा है गार्डनर ने। बहुत सिंपल सी बात है, खिलाड़ियों में, जिम्नास्टों में, तैराकों में और फिजिकल गतिविधि संबंधी काम करने वाले व्यक्तियों में ये गतिविधि, ये बुद्धि। अभिनेता को ले लो आप, फेस के एक्सप्रेशन को कैसे बना लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज को कैसे बदल लेते हैं, तो उनमें अभिनेता में बहुत बड़ी मात्रा में ये शारीरिक और संवेदी गतिविधि पाई जाती है, क्रिकेटर्स में, खिलाड़ियों में पाई जाती हैं। तो ये किस तरह की बुद्धि है, गार्डनर कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जो शरीर गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता बनाती हो तथा सावधानी पूर्वक वस्तुओं को उपयोग करने की क्षमता बनाती हो, ऐसी बुद्धि को कहा जाता है शारीरिक गति संवेदी या फिर गतिज बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक। शरीर की गतिविधियों से संबंध रखती हैं, क्रियाओं से संबंध रखती हैं, शरीर के बैलेंस से, उसका कोऑर्डिनेशन बनाने से, कनेक्शन बनाने से, किस गतिविधि पर क्या रेस्पॉन्स देना है, इन सारी बातों का संबंध होता है व्यक्ति की शारीरिक गति संवेदी या गतिज बुद्धि के साथ। बात करते हैं साथियों 5वें नंबर की बुद्धि की, जिसको नाम दिया है गार्डनर ने संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल या फिर रिदमिक इंटेलिजेंस। संगीतात्मक बुद्धि का बहुत सिंपल सा क्लियरिटी है, नाम से क्लियर है। ऐसी बुद्धि जो संगीत संबंधी संकल्पनाओं को बनाती हैं, संगीत संबंधी समझ को बनाने में, निर्माण करने में व्यक्ति की मदद करती है, उसे कहा जाता है संगीतात्मक, म्यूजिकल या रिदमिकल इंटेलिजेंस। तारत्व और लय को प्रत्यक्षण करने एवं संगीतिक सामर्थ्य को विकसित करने की क्षमता को कहा जाता है संगीतात्मक बुद्धि। लता मंगेशकर जो हैं उनमें संगीतात्मक बुद्धि है, ठीक है सर। उसके अलावा जो आपके हरियाणा की डांसर हैं उसमें कौन सी बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है या फिर शारीरिक गतिज बुद्धि है? दोनों में से पूछा जाए तो पहले नंबर पे क्या है, बहुत अच्छा वो डांस कर लेती हैं तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, लेकिन उसमें ये बुद्धि भी है किस ढोलक की थाप पर कौन सा पैर उठाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ ठुमका लगाना है, कहाँ कमर को मटकाना है, ये सारी की सारी चीजें किससे कनेक्शन होती है, ये होती है संगीत के साथ। तो इसकी भी उसमें समझ होती है, लेकिन क्योंकि बॉडी का मूवमेंट ज्यादा है डांसर में, नृतक में, नर्तकी में, अभिनेता में कौन सी, ये वाली बुद्धि। लेकिन गायक में या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले में, गीतकार में, संगीतकार में, इनमें सब में कौन सी बुद्धि हो गई, संगीतात्मक बुद्धि हो गई साथियों। आगे चलें अगली बुद्धि की, नंबर 6 पर गार्डनर ने जिस बुद्धि का नाम रखा साथियों उसका नाम है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। यहां पर 2 नाम हैं, एक हो गया व्यक्तिगत अन्य बुद्धि और दूसरा हो गया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ध्यान से समझना है क्योंकि मिलते जुलते नामों वाली 2 बुद्धियां बताई हैं गार्डनर ने, तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आसानी से आप संबंधित क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे। देखो पहली कौन सी है, अंतर्वैयक्तिक, दूसरी है, इसी का नाम है अंतर्वैयक्तिक का व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिगत मतलब खुद व्यक्ति और दूसरा अन्य, तो 2 चीजें हैं, खुद प्लस अन्य। अंतर्वैयक्तिक जहां अंतर है, अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, वो अंतर्वैयक्तिक। तो नाम से क्या क्लियर हो गया, ऐसी बुद्धि जो स्वयं
के अतिरिक्त किसी अन्य के विचारों को, भावों को, संवेगों को, अभिप्रेरणाओं को, व्यवहारों को जानती हो, समझती हो, पहचानती हो, उसके अनुसार रेस्पॉन्सेस देती हो, ऐसी योग्यता कहलाएगी अंतर्वैयक्तिक या फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इंग्लिश में समझ लो आप इसको, इंटरपर्सनल, स्पेलिंग ध्यान रखना, इंटरपर्सनल, या फिर दूसरा नाम क्या हो गया, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। पर्सनल हो गया व्यक्तिक ये वाला, और अदर्स हो गया अन्य, और इसी का तीसरा नाम है सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, सामाजिक, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध की बात हो रही है, सामाजिक रिलेशंस की बात हो रही है, इसलिए ये सोशल भी इसको कहते हैं। तीन तरह का, तीन नाम हो गए इसके। पहला क्या हो गया, इंटरपर्सनल अर्थात अंतरव्यक्तिक। दूसरा नाम हो गया पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस अर्थात व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। और सामाजिक क्या है इसकी विशेषता, गार्डनर कहते हैं कि बातचीत संबंधी, मतलब बातचीत का मतलब खुद से थोड़ी बात करेगा, बात करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए, सुनना भी है तो बोलना भी है, तो बातचीत हो गया। या दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं, यहां और भी जोड़ दो आप, संवेगों को, व्यवहारों को, हाव भाव को, फेस एक्सप्रेशन को, उनकी भावनाओं को, विचारों को, इन सबको समझने की क्षमता को कहा जाता है भाई अंतरवैयक्तिक या फिर व्यक्तिक अन्य बुद्धि। ठीक है, अन्य, दूसरे, अंतर, इंटर। ठीक, अब इसी से सिमिलर नंबर 7 की बुद्धि जो गार्डनर ने कई साथियों, उसका नाम है अंतःवैयक्तिक, दूसरा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, तीसरा नाम क्या है इसका, तीसरा नाम है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। तीन नाम हो गए, अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और तीसरा व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंतःवैयक्तिक को कहेंगे इंट्रापर्सनल। स्पेलिंग ध्यान रखनी है, यहां ये जो ए है, ए कौन सा ए, ये वाला जो ए है, ये यहां नहीं था और यहां पर है, बस ये फर्क है दोनों में। ए लग गया तो इंट्रा हो गया, हट गया तो इंटर हो गया। जो ही इंटर हुआ अन्य के साथ कनेक्शन, और जहीं ए लगा इंट्रा हुआ स्वयं के साथ कनेक्शन। तो ये अंतरव्यक्तिक और ये अंतःवैयक्तिक, ध्यान रहेगा। हिंदी में अंतरव्यक्तिक को हम कहेंगे इंटरपर्सनल और अंतःवैयक्तिक को हम कहेंगे इंट्रापर्सनल। ठीक है सर, उसके अलावा जो डिफरेंस है वो देखिए, अंतरावैयक्तिक मतलब खुद की बात हो रही है, तो ये हो गया इंट्रोस्पेक्टिव। अंतरावैयक्तिक इंट्रोपर्सनल हो जाएगा, और अंतःवैयक्तिक को हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब खुद के साथ, अंतः खुद के साथ। उसके अलावा यहां तो क्लियर है, व्यक्तिगत आत्मन, तो व्यक्तिगत हो गया पर्सनल और आत्मन हो गया सेल्फ। यहां सेल्फ की जगह वर्ड क्या था, ऊपर सेल्फ की जगह यहां तो वर्ड था अदर्स, ये वाला अदर्स, और यहां क्या हो गया, यहां हो गया सेल्फ। ये फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, इन शब्दावली को समझना है। अब अगर आपको ये टाइटल समझ में आ गए तो फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर कैसे भी लैंग्वेज आए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यहां अंतःवैयक्तिक मतलब खुद व्यक्ति अपने आप में, अंतरावैयक्तिक खुद के अंदर के साथ, व्यक्तिगत आत्मन, व्यक्तिगत और आत्मन खुद के साथ। तो खुद के साथ क्या, जो यहां दूसरे का था वो खुद का, यहां हम दूसरे के व्यवहार की बात कर रहे थे, इच्छाओं की बात कर रहे थे, आवश्यकताओं की बात कर रहे थे, संवेगों की बात कर रहे थे, विचारों की बात कर रहे थे, हाव भाव की बात कर रहे थे। यहां खुद की आवश्यकताएं, खुद के विचार, खुद के इमोशन, खुद का मोटिवेशन, खुद की प्रेरणाएं, खुद के संवेग, खुद की अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारा का सारा, उनको समझने की योग्यता को कहा जाता है इंट्रापर्सनल, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। ठीक है, क्लियर हुआ। हम जब दूसरे के व्यवहार की बात करते हैं तो इंटर, और जब खुद के व्यवहार की बात कर रहे हैं तो इंटरा। ठीक है, जब खुद के व्यवहार को समझने की बात आती है, खुद की भावनाओं को, खुद के संवेगों को समझने की बात आती है तो वह आत्मन हो गई, और जब अन्य की बात होती है तो वह अदर्स हो गया या फिर अन्य हो गया।
ठीक है। बात करें 8वें नंबर की बुद्धि की साथियों, तो 8वें नंबर की जो बुद्धि है उसका नाम हमारे गार्डनर ने रखा है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब सबसे आप समझो ऐसी बुद्धि जो प्रकृति से संबंधित संकल्पनाओं को समझने में व्यक्ति की मदद करती है। इस प्रकार की मानसिक योग्यता को गार्डनर ने कह दिया प्राकृतिक बुद्धि। जैसे जैसे व्यक्ति प्रकृति के बारे में जानता है, प्रकृति के बारे में कैसे, किसान को लेकर समझो आप। किसान को पता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोनी है, किसान को पता है किस ऋतु में कौन सी फसल बोनी है, किसान को पता है कि फसल को कब पानी देना है, कब काटना है, कब उसकी निराई गुड़ाई करनी है, सारा का सारा उसको पता है। तो नेचर जो है, प्रकृति जो है, उससे संबंधित समझ किसमें हो गई, किसान में हो गई। आप जीव विज्ञानियों की बात करो, जो आपके जो जीव विज्ञानी होते हैं, उसके अलावा जो आपके वनस्पति विज्ञानी होते हैं, तो जीव विज्ञानी हैं, वनस्पति विज्ञानी, उनको भी प्रकृति के बारे में पता होता है कि कौन सी वनस्पति का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से काम लिया जाता है। इन सब के बारे में जो बुद्धि काम करती है उसको कहा जाता है प्राकृतिक बुद्धि या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। साथियों देखो, प्राकृतिक बुद्धि में क्या होता है, प्रकृति से जुड़ी हुई समस्त संकल्पनाओं के बारे में जानना समझना की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। तो 8 प्रकार की बुद्धियों की बात की है गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, और उनका कहना यह है कि ये जो 8 बुद्धियां हैं ये संगठनात्मक रूप से व्यक्ति में होती हैं, और इन सबके द्वारा जो व्यक्ति में क्षमताएं बनती हैं, उन क्षमताओं से व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। इन 8 ही प्रकार की बुद्धियों को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे एक सुंदर से चित्र के साथ। देखिए यहां पर ये पहले नंबर की बुद्धि है वर्बल लिंग्विस्टिक बुद्धि की हम बात कर रहे हैं साथियों। उसके बाद ये पहले नंबर की हो गई पहली बुद्धि। फिर हम बात करें लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस की, जो गणितीय तार्किक बुद्धि की बात हो रही थी। फिर देखो तीसरे नंबर पे आ गए आपके नेचुरलिस्टिक। यहाँ पर ये क्रम 1 2 3 जरूरी नहीं है, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, बस 8 एक साथ हैं, 8 होती हैं। ऐसा नहीं कि पहली ये, दूसरी ये, तीसरी है, क्रम कैसे भी हो सकता है। तो प्रकृति से संबंधित जो बुद्धि सब हो गई वो हो गई हमारी नेचुरलिस्टिक। उसके बाद ये चौथे नंबर की आ गई, ये हो गई बॉडी काइनेस्थेटिक। आप चित्र देख रहे हैं, खिलाड़ी हैं, दौड़ लगा रहा, तो धावक में, खिलाड़ियों में, जिम्नास्टों में, अभिनेताओं में, डांसर्स में, इन सब में कौन सी बुद्धि होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि होती है साथियों। उसके बाद अगली हम बात करें म्यूजिकल रिदमिक, तो विभिन्न संगीत के बारे में, रिदम के बारे में, लय, ताल, धुन, गीत, संगीत, उतार चढ़ाव, देश, ये सब, इन सब के बारे में जो समझ होती है, बुद्धि होती है, वो कहलाती है म्यूजिकल रिदमिक। उसके बाद आगे हम बात करें इंटरपर्सनल, तो देखो दो दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ये हैं, एक ये हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श हो रहा है, एक दूसरे की विचारों को, भाषाओं को, संवेदनाओं को, संवेगों को, आवश्यकताओं को, व्यवहारों को समझने की बुद्धि कहलाती है इंटरपर्सनल या फिर सोशल इंटेलिजेंस। सोशल भी कहा जाता है, सामाजिक भी इसको कहा जाता है। अगली बात करें नंबर 7 पे, तो वो है साथियों इंट्रापर्सनल। यहां पर एक ही व्यक्ति का ब्रेन है और वो खुद के ही बारे में सोच रहा है। तो जो व्यक्ति अपने बारे में जानता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम खुद के बारे में तो खुद जाने, जब हम खुद के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर दूसरा हमारे बारे में जाने जरूरी नहीं है, और सही जाने ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको पता हो कि मेरी रुचि क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे जाना कहां पर है। कई बार जब युवाओं से बात करता हूं, बोलते हैं, मैंने कहा भाई क्या टारगेट है आपका, क्या करना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, तो कोई आंसर उनके पास में नहीं होता। ऐसी स्थिति में जिसका खुद का अपना लक्ष्य नहीं है, जिसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका आत्मसंप्रत्यय ही क्लियर नहीं है, वो व्यक्ति गार्डनर के अनुसार इस बुद्धि की मात्रा उसमें कम होती है। बहुत सिंपल सी बात है, ये वाली बुद्धि उसमें कम है। और जिस व्यक्ति के बहुत स्ट्रांग डेडिकेशन है अपने स्टडी के प्रति, गोल के प्रति, जिसके क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि मुझे ये बनना है, मुझे इस तरीके से बनना है, ये तरीका होगा, मैं तब बनूंगा, जिसके टारगेट फिक्स हैं, गोल्स फिक्स हैं, अपने गोल्स के लिए काम करता है, जिसको अपनी रुचियों का पूरी तरह पता है, अपनी क्षमताओं का पूरी तरह पता है, अपने नकारात्मक और सकारात्मक संवेगों को ठीक से जानता है, अपने नजरियों को पहचानता है कि मेरा नजरिया किस तरीके का है, मुझे किस तरीके नजरिए करना है, और वो ये भी जानता है कि मेरा व्यवहार किस तरीके का है और मुझे कहां पर कैसा व्यवहार करना है। तो जो खुद के बारे में जानता है वो कौन सी बुद्धि होगी साथियों, इंट्रापर्सनल
या फिर इंट्रोस्पेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। और दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, ये हो गई इंटरपर्सनल या फिर सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, नंबर 8 की बात करें तो ये हो गई विजुअल या फिर स्पेशियल। विजुअल मतलब हमारे दृष्टि के द्वारा चीजों को देखकर, दिशाओं को देखकर, मानचित्रों को देखकर, विभिन्न 3 डायमेंशन वाली वस्तुओं को या फिर शहरों को, प्राकृतिक चीजों को देखकर हम मस्तिष्क में जो संकल्पना बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, इस क्षमता को, योग्यता को कहा जाता है विजुअल या फिर स्पेशियल इंटेलिजेंस। साथियों अभी मैंने 3-4 एग्जांपल देके आपको समझाया विषय। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि होगी गार्डनर की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सिलेबस में अलग से नाम दिया है गार्डनर का, गिलफोर्ड का नाम दिया है। तो सारे बुद्धि के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस में जिनका अलग से नाम दिया है उनके सिद्धांतों को बहुत ठीक से डिटेल से जानना जरूरी है। वहां से अंदर से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। पिछली बार यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो साथियों ये हो गए बुद्धि के 8 प्रकार जो किसने दिए हैं, हमारे गार्डनर ने दिए हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक में। अब देखो इन 8 के अलावा एक और 9वां प्रकार भी बुद्धि का है जो गार्डनर के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा है दोस्तों, अस्तित्वगत बुद्धि। कौन सी है, नंबर 9 पर है अस्तित्वगत। अस्तित्वगत बुद्धि कहा जाता है, एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। कि भाई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अस्तित्व को जानने से संबंधित चीजों में रुचि रखते हैं, ऐसी क्षमता उनमें होती है। अस्तित्व किसका, एक्सिस्टेंस किसका। जैसे मैं बात करूं कि साहब आत्मा जो है या नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है तो किस तरीके से है, तो वो क्या हो गया, अस्तित्वगत बुद्धि हो गई। जहां पर दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, इस तरह के व्यक्तियों में ये वाली बुद्धि पाई जाती है। आगे चले दोस्तों, बुद्धि का हमारा नंबर 12वें नंबर का सिद्धांत है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा, हायरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पदानुक्रम क्या है पहले वो समझते हैं। आपको याद होगा हम जब अधिगम पढ़ रहे थे तब मैंने पदानुक्रम बताया था अब्राहम मेस्लो के साथ, कि जब विभिन्न आवश्यकताओं को हम एक पद में क्रम से बना देते हैं तो वो एक पद, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एक अनुक्रम में है, वो कहलाता है पदानुक्रम। जैसे अंकों की बात करें, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। एक निश्चित क्रम है, हम इसको बदल नहीं सकते, और ये पदों में है तो पदानुक्रम हो गया। तो हमारे बर्ट और वर्नन 2 मनोवैज्ञानिक हैं, एक का नाम हो गया बर्ट और दूसरे हो गए वर्नन। इन्होंने 1965 में सिद्धांत को दिया। क्या कहते हैं ये मानसिक योग्यताएं हैं जो एक निश्चित क्रम में होती हैं। इनका मतलब है कि इस क्रम को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, और निर्धारित मानसिक योग्यताएं हैं जो क्रम में होती हैं, ये मिलकर बुद्धि बनाती हैं। तो ये कहलाता है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। अब देखो ये मानसिक योग्यताएं जो हैं इनको इन्होंने 4 स्तरों में बांट दिया है। कितने स्तरों में, 4 स्तरों में। किसने बांटा, आपके वर्नन और बर्ट ने। सिद्धांत का नाम क्या है, पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। 4 स्तर कौन से, पहला स्तर हो गया सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा स्तर हो गया मुख्य समूह कारक, तीसरा हो गया लघु समूह कारक, और चौथा हो गया विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब इन 4 स्तरों का क्रम जो है वो एक निश्चित क्रम है। वर्नन और बर्ट के अनुसार ये क्रम आगे बढ़ता रहता है, और इस प्रकार मानसिक योग्यता जो है वो मिलकर संगठनात्मक रूप से व्यक्ति में बुद्धि का निर्माण करती हैं। पहला स्तर हो गया सामान्य मानसिक योग्यता। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। ये जो सामान्य मानसिक योग्यता इसको 2 भागों में बांटा है। देखिए पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। पहला जो भाग है साथियों इसका सामान्य मानसिक योग्यताओं में भी 2 योग्यताओं उन्होंने स्तरों के आधार पर विभाजित की हैं। पहला हो गया क्रियात्मक, प्रैक्टिकल या फिर यांत्रिक, एक। दूसरा हो गया आपका शाब्दिक और शैक्षिक, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब जो पहला है क्रियात्मक और यांत्रिक, उसको उन्होंने नाम दिया KM। कैसे हो गया, प्रैक्टिकल जो है ना, इसको काइनेटिक भी कहते हैं, तो काइनेटिक और मैकेनिकल। तो काइनेटिक और मैकेनिकल ये KM पहला। दूसरा हो गया, दूसरा आधार क्या हो गया VD, शाब्दिक को बोलते हैं वर्बल, और ED होता है एजुकेशनल।
एजुकेशनल। तो वीसी हो गया वर्बल, ईडीसी हो गया एजुकेशनल। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला हो गया आधार केएम, दूसरा हो गया वीडी। देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता के दो स्तर हो गए, पहला हो गया केएम और दूसरा हो गया वीईडी, दो आधार हो गए। के से क्या हो गया, काइनेटिक और एम से हो गया मैकेनिकल, वी से हो गया वर्बल और ईडी से हो गया एजुकेशनल। तो इन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता को भी दो आधारों में बांट दिया है और ये इन्होंने एब्रीविएशन भी दिए हैं। एक बार फिर देखते हैं वापस से, सामान्य मानसिक योग्यताओं में भी योग्यताओं को उन्होंने स्तरों के आधार पर दो वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में, दो वर्गों में बांट दिया है साथियों, दो वर्गों में जो है दो वर्गों में बांट दिया है, दो वर्गों में। इन वर्ग में जो पहला वर्ग है क्रियात्मक तथा यांत्रिक, जिसमें इन्होंने शारीरिक योग्यताओं को रखा है। इस मुख्य वर्ग को उन्होंने केएम कहा है, शारीरिक योग्यताओं से संबंधित मुख्य वर्ग को उन्होंने कहा है केएम। कैसे हो गया, क्रियात्मक काइनेस्टिक बोलते हैं, एक्टिविटी संबंधी बोलेंगे, और एम से हो गया मैकेनिकल। दूसरा जो है वो किससे संबंधित है, जिसमें शाब्दिक और आंकिक तथा शैक्षिक योग्यताओं को रखा है। इस समूह को उन्होंने वीडी कहा है, वी से हो गया वर्बल और ईडी से हो गया एजुकेशनल। अंतिम स्तर पर उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को रखा, जिसका संबंध विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से है। यह अंतिम स्तर का है 4 स्तरों में। पहला स्तर हो गया जिसमें 2 आधार हो गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अंतिम चौथा स्तर हो गया, जिसका नाम है उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यताएं रखा साथियों। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत का, जिसका नाम है त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। त्रि से हो गया ट्राई और चाप बोलते हैं इंग्लिश में आर्क को। इंग्लिश में आर्क जो होता है ना, हिंदी में कहते हैं चाप। तो तीन चाप वाली त्रिचापीय, 3 आर्क वाली तो ट्राई आर्किक, याद रखना है आपको, त्रिचापीय बुद्धि 3 चाप की बात कर रही है और ट्राई आर्किक 3 आर्क की बात कर रही है, तो ट्राई आर्किक इसका नाम हो गया। किसने दी, ये स्टर्नबर्ग ने दी है साथियों। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो हैं वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने 1985 में इस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। क्या कहते हैं स्टर्नबर्ग, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। पर्यावरण के साथ कंडीशनिंग करने को, अनुकूलन करने को बुद्धि कहा है, हमने बुद्धि की परिभाषाओं में ही पढ़ा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है पर्यावरण के साथ अपने आप को सेट करता है, समायोजित करता है, अनुकूलित करता है, तो उसके लिए 3 घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं जो बुद्धि में निहित होते हैं, और इन तीनों बुद्धि में निहित घटकों के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण के साथ एडजस्ट करता है, समायोजित करता है या फिर अनुकूलित करता है, और इस योग्यता को इन्होंने कह दिया बुद्धि, और इस सिद्धांत को उन्होंने कह दिया ट्राई आर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी या फिर त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। देखते हैं साथियों, तीनों घटक में पहला घटक कौन सा है, प्रसंग आश्रित घटक, प्रसंग आश्रित। दूसरा हो गया वातावरणीय घटक, तीसरा हो गया अनुभव आधारित घटक। तीनों के नाम से आपको याद समझ लेना है कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों के नाम आपको याद रखना है। और वातावरण के साथ समायोजन को लेकर किस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, तो ट्राई आर्किक का आपको ध्यान रखना है, स्टर्नबर्ग का नाम आपको ध्यान रखना है। तीनों को समझते हैं घटक कौन कौन से हैं। देखो, प्रसंग आश्रित घटक का मतलब हो गया हमारी बुद्धि की वह मानसिक योग्यता या वह क्षमता जिसके द्वारा हम विभिन्न कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, विभिन्न प्रसंगों को समझते हैं और प्रसंगों को समझकर उस आधार पर मानसिक संक्रियाएं बनाते हैं, वो कहलाता है प्रसंग आश्रित घटक। ठीक है, हमने अगर प्रसंग को समझ लिया तो प्रसंग को समझने के बाद हम वातावरण के साथ उसका कनेक्शन बनाते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ में उसका कनेक्शन बनाते हैं। तो जब वातावरण के साथ में उसका कनेक्शन बना रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, वातावरणीय घटक हो गया, कंपोनेंशियल घटक हो गया, कंपोनेंट के साथ में हो गया। ठीक है, तीसरा होता है अनुभव आधारित, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। विभिन्न अनुभवों को हम जब नवीन कार्यों में शामिल करते हैं, पूर्व के अनुभवों के द्वारा जब नवीन कार्यों को कर लेते हैं, या किसी भी काम के दौरान, सीखने के दौरान, गतिविधि के दौरान, परीक्षा देने के दौरान जब पूर्व के अनुभव व्यक्ति के कार्यों में आते हैं, तो बुद्धि का यह घटक कहलाता है अनुभव आधारित घटक।
ठीक है। विभिन्न वातावरण के साथ, विभिन्न जो कंपोनेंट के साथ जब व्यक्ति एडजस्ट होता है, समायोजन बनाता है, तो वह व्यक्ति का वातावरणीय घटक कहलाता है। प्रसंग को समझता है, कॉन्सेप्ट्स को जानता है, कॉन्टेक्स्ट को जानता है, समझता है, तो वह घटक हो गया प्रसंग आश्रित घटक। इस प्रकार तीन घटकों के माध्यम से, या तीन घटक जो तीन योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, ये मिलकर व्यक्ति को वातावरण के साथ अनुकूलन बनाने में मदद करती हैं। इसे कहा है हमारे स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। टू बी क्लियर, एक एग्जांपल देके फिर समझ देता हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, रीट का एग्जाम देने के तो आप एग्जाम देने के लिए सेंटर पर बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। एग्जाम हॉल में बैठने के दौरान आपने जो ही क्वेश्चन पेपर ओपन किया, ओपन करते ही पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आपने उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कहना क्या चाहता है, जब इस चीज को समझ लिया, तो यह हो गया प्रसंग आश्रित घटक। अब जो इसको समझा आपने, समझने के बाद आपने ओएमआर सीट पे सही आंसर लगा दिया, तो यह आपकी प्रसंग आश्रित घटक हो गया जो आपकी बुद्धि में निहित है। वातावरणीय घटक जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट कैसे हम क्वेश्चन को लेके समझते हैं। क्वेश्चन में आपने लैंग्वेज को पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। जब लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आपने ऑप्शंस को देखा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। फिर उन ऑप्शंस के आधार पर फिर से आपने सोचा दोबारा क्वेश्चन की लैंग्वेज को। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या कर रहे हैं, वातावरणीय घटकों को समझ रहे हैं और उनको समस्या समाधान में शामिल कर रहे हैं। वातावरणीय घटक क्या हो गया, जो ऑप्शन है 1 2 3 ABCD जो है, ये आपके वातावरणीय घटक हो गए जो आपके सामने घटक के रूप में उपलब्ध हैं। इनको आपने समझा, जाना और फिर आपकी समस्या का समाधान कर लिया, तो ये हो गया वातावरणीय घटक। इसी दौरान फिर भी आपकी पार नहीं पड़ी, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आई, मान लो ऑप्शंस देखे वो भी आपके पकड़ में नहीं आए। अब आप सोचते हैं यार क्या कैसे होगा, और आपने देखा कि अच्छा एक बार पहले सर ने समझाया था और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी दिया था जब मैं पेपर सोल्व कर रहा था ऐप पर, तो ऐसा क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में आंसर ये हुआ था, सर ने उसका एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से किया था, तो इसका भी आंसर ये होगा। अब यहां क्या हो गया, पहले का जो अनुभव है वो आपकी समस्या का समाधान करने में मदद कर रहा है। साथियों, यह है आपकी बुद्धि में निहित अनुभव आधारित घटक, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ? तो स्टर्नबर्ग ने 3 अलग अलग घटक बता दिए। इन तीनों घटकों के द्वारा, इन तीनों घटकों से संबंधित योग्यताओं के द्वारा या फिर तीनों प्रकार की बुद्धियों के द्वारा हम वातावरण के साथ में समायोजन करते हैं, अनुकूलन बनाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और वह कहलाती है हमारी बुद्धि। किस सिद्धांत के अनुसार? त्रिचापीय ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग के अनुसार। आगे चलें अगले बुद्धि के सिद्धांत की ओर साथियों, उसका नाम है बुद्धि की योजना, अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। इंग्लिश में कहते हैं इसको शॉर्ट में पास, PASS। पी से प्लानिंग हो गया, ए से हो गया अटेंशन, पहले एस से हो गया सिमल्टेनस और अगले ए से हो गया सक्सेसिव। तो ये आपका इन चारों शब्दों से चारों लेटर्स से मिलके बन गया पास। ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया S, ये हो गया S, तो PASS। P से प्लानिंग, A से अटेंशन, इस S से सिमल्टेनस और इस S से आपका सक्सेसिव। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? हिंदी में कहेंगे भाई इसको बुद्धि की योजना, योजना हो गई प्लानिंग, अवधान भाव प्रबोधन, ये हो गया अटेंशन, तथा सहकालिक अनुक्रमिक, तो सहकालिक हो गया आपका सिमल्टेनस और अनुक्रमिक हो गया सक्सेसिव। इस प्रकार के मॉडल को किसने दिया? ये देने वाले 3 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति का नाम है JP दास, ये एक ही व्यक्ति हैं, 3 नहीं है। JP दास जो है वो एक ही नाम है। पूरा नाम क्या है इनका? इनका पूरा नाम भाई JP दास जेक, दूसरा है नालगिरी और तीसरा है किर्बी। 3 व्यक्तियों ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PASS।
देखो क्या कहते हैं सिद्धांत में, इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योनाश्रित तीन तंत्रिकीय या स्नायुविक तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं। देखो बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है, एक बार फिर समझते हैं। इस मॉडल के अनुसार, कौन सा मॉडल, बुद्धि का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाओं का मतलब बुद्धि के द्वारा की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं, जिसको पीछे संक्रिया कहा था गिलफोर्ड ने, याद करो, अन्योनाश्रित होती हैं। अन्योनाश्रित का मतलब हो गया तीनों एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इंटरडिपेंडेंट को कहते हैं अन्योनाश्रित। और ये तीनों क्या है, तंत्रिकीय नर्व सिस्टम संबंधी या फिर स्नायुविक तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं। मतलब बुद्धि में जो क्षमता है, योग्यता है, उसमें क्या है, तीन तरह की क्रियाएं होती हैं। और वो तीन तरह की जो क्रियाएं हैं, जो हमारा मस्तिष्क में जो सेल्स हैं, मस्तिष्क में जो नर्व सिस्टम है, मांसपेशियां हैं, इस तंत्र को आपने कभी ब्रेन का पिक्चर देखा होगा, तो ब्रेन के पिक्चर में बहुत सारा जाल मस्तिष्क बना होता है, जैसे वायर होते हैं ना, वायर्स, ऐसे गुच्छे बने होते हैं मस्तिष्क में। इन गुच्छों में ही सारी की सारी कैपेसिटी होती है, सारी की सारी बुद्धि निहित होती है। ठीक है, तो ये है इस लैंग्वेज का मतलब कि मस्तिष्क की जो भौतिक संरचना है, मस्तिष्क की जो भौतिक संरचना है, उस संरचना में समस्त चीजें होती हैं जिनसे मिलकर बुद्धि बनती है। ठीक है, ये तीन जो तंत्र हैं, इन तीनों तंत्रों में मस्तिष्क की तीन प्रकार्यात्मक इकाइयां कहा जाता है। प्रकारात्मक इकाई का मतलब हो गया तीनों ऐसी इकाइयां जो अलग अलग काम करती हैं और तीनों अपनी अपनी योग्यताएं, क्षमताएं रखती हैं। ठीक, अब तीनों प्रकार्यात्मक इकाइयां जो हैं, उनमें से पहली है साथियों भाव प्रबोधन या अवधान, इंग्लिश में कहेंगे अटेंशन। अवधान हो गया अटेंशन और अराउजल हो गया भाव प्रबोधन। दूसरी है सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण। प्रक्रमण होता है प्रोसेस, सहकालिक मतलब सिमल्टेनियस और सक्सेसिव। उसके बाद हो गया योजना, जिसको कहते हैं प्लानिंग। अब एक बार एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे तीनों ही प्रकार्यात्मक इकाइयां जो हैं मस्तिष्क में काम करती हैं या व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में काम करती हैं। अभी आप रीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, अभी डेट नहीं आई है रीट की, तो आप आराम से समझ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए रीट का सिलेबस पूरा कर रहे हैं। इसी बीच क्या होता है, आप कल अखबार में पढ़ते हैं कि डेट आ गई है एग्जाम की। जो ही एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम की डेट आते ही तुरंत क्या होता है, आपके मस्तिष्क में सबसे पहले डेट आते ही आपका अटेंशन बन जाता है, अवधान बन जाता है, भाव जो है वो प्रबोधन हो जाता है। किसके प्रति, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके डेट के प्रति, कि बस अब आसान नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, आराम से नहीं पढ़ना है, अब फटाफट हमें सिलेबस को पूरा करना है क्योंकि डेट आ गई है। तो हमारा अटेंशन कहाँ चला गया, उस एग्जाम की डेट पे चला गया। जो ही एग्जाम की डेट पर हमारा अटेंशन गया, तुरंत हमारे मस्तिष्क में क्या शुरू हो गई, एक प्रोसेस शुरू हो गई, एक प्रक्रिया शुरू हो गई। किसकी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो उस एग्जाम को पास करने से संबंध रखती है। किससे, एग्जाम को पास करने से संबंध रखती है। इस तरह की प्रक्रिया मस्तिष्क में शुरू हो गई। क्या, कि मेरे सिलेबस में ये चीजें हैं, मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता है, मैंने इतना पढ़ लिया है, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चल रही है। अब उसके बाद मस्तिष्क क्या करेगा, सबसे पहले एग्जाम की डेट को लेकर, रीट को लेकर हमारा अटेंशन हुआ, फिर उसके लिए प्रोसेस शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, और वो प्रक्रिया क्या करती है, वो प्रक्रिया योजना बनाती है, प्लानिंग बनाती है। क्या प्लानिंग बनाती है, कि अब तक सीडीपी में मेरे सारे टॉपिक क्लियर हो गए लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, तो तुरंत मुझे फटाफट, अब मेरे पास अगला 90 डेज है, 90 दिन मेरे पास में है, क्योंकि डेट अनाउंस होने के बाद लगभग 90 डेज का टाइम देना होता है। तो 90 डेज है, मुझे कितने दिन तो सीडीपी पढ़नी है, कितने दिन लैंग्वेज पढ़नी है, कितने दिन मेरे को जीके पढ़ना है, या बाकी जो मेरा सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो पढ़ना है। आप प्लानिंग कर लेंगे आज से लेके एग्जाम तक, कितने दिन मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कितने दिन मुझे पीछे के पेपर्स को सोल्व करना है, कितने दिन मुझे ऐप पर क्लासेस को रिपीट करना है, पूरी योजना बना लेते हैं। तो देखो, किसी भी काम के लिए हमारे मस्तिष्क में तीनों प्रक्रम, तीनों प्रोसेस या फिर तीनों प्रकारात्मक इकाइयां जो हैं वो काम करती हैं। इस संगठनात्मक क्षमता को, योग्यता को, मेंटल प्रोसेस को इन तीनों व्यक्तियों ने बुद्धि नाम दे दिया,
या इसको बुद्धि का मॉडल कहा साथियों। शॉर्ट में हम कहेंगे पास मॉडल, और हम लंबे की बात करें तो बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल इसको कहा जाए। इसमें 3 स्तर हैं अलग अलग। ठीक है, क्लियर हुआ। पहला भाव प्रबोधन अवधान, दूसरा सहकालिक एवं अनुक्रमिक प्रक्रमण, और तीसरा योजना। आप सिंपल समझो तो किसी भी चीज को लेके पहले हम अटेंशन होते हैं, उसके बाद प्रोसेस होती है, फिर प्लानिंग होती है। देखो कैसे, मान लीजिए भी आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के अचानक से गर्जन, तेज बादल गरजने की आवाज आती है। जो ही तेज बादल गरजने की आवाज आती है, तुरंत आपके मस्तिष्क में अटेंशन आता है उस गर्जन के साथ। जो ही गर्जन का अटेंशन, आप अभी तो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन बाहर से बादल गरजने की आवाज आपने सुनाई दी, तो मेरी आवाज से आपका जो अवधान है कहां चला गया, उस साउंड के साथ। जो उसके साथ में क्या, तुरंत फटाफट दिमाग में प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गई, प्रक्रमण शुरू हो गया। क्या प्रक्रमण शुरू हुआ कि अगर बरसात आ जाएगी, बादल गरजने का मतलब बरसात आने वाली है, बरसात आएगी तो बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं, बाहर क्या सामान फैला है, क्या नहीं फैला है, वो भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस तरह की प्रोसेस आपके मस्तिष्क में होने लगी। जो ही प्रोसेस होने लगी अटेंशन के बाद में, फटाफट आपने प्लानिंग शुरू कर दी। क्या प्लानिंग शुरू कर दी कि मैं क्लास को तो करता हूं पॉज, फटाफट भागता हूं छत पर, वहां से कपड़े समेट के लाता हूं, बाहर देखता हूं क्या सामान बिखरे हुए हैं, मम्मी को बोलता हूं, दीदी को बोलता हूं, जो भी करना है करता हूं, फटाफट फटाफट आपके मन में ये शुरू हो गया। किससे शुरू हुआ? तेज बादल के गरजने की आवाज के साथ आपका अटेंशन बना, फिर प्रोसेस शुरू हुई, और फिर आपने प्लानिंग बना ली। तो साथियों, इस प्रकार हर घटना के साथ, हर कार्य के साथ व्यक्ति की तीनों प्रकार्यात्मक इकाइयां जो है वो जुड़ी होती हैं। बस इसी को संगठनात्मक रूप से एक क्षमता के रूप में प्रतिपादित कर दिया, और उसको नाम दे दिया बुद्धि का PASS पास मॉडल। किसने साथियों? JP दास जेक ने, नालगिरी ने और किर्बी ने। ठीक है, तो बस अब लगभग हमारे बुद्धि के सिद्धांत पूरे होते हैं। और भी कुछ सिद्धांत है, लेकिन वो सीधे आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। मेन जो सिद्धांत थे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इनमें भी आपको सबको समझना है, जानना है, याद रखना है, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है? प्राथमिकता उनको देनी है जो आपके सिलेबस में अलग से टाइटल के रूप में दिया हुआ है। कौन कौन से मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको खुद को एनालिसिस करना है, ताकि पता तो लगे मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि झूठ है। तो जो टाइटल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उनको प्राथमिकता से समझना है, याद करना है पूरी तरह 100%। उनको मैंने भी यहाँ बहुत डिटेल से बताया है आपके लेक्चर्स में भी। बाकी जो प्रायोरिटी वाइज हैं, उन सबको जानना है और समझना है। ठीक है साथियों, तो ये हुआ बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत। इन सिद्धांतों से हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि बुद्धि को लेकर आज भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धि को लेकर आज भी एक राय नहीं है, या फिर एक ही सिद्धांत नहीं है। जैसे अधिगम को लेकर एक निश्चित कॉन्सेप्ट आ गया है कि अधिगम इस प्रकार से घटित होता है, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ रहा है, साइकोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन अमूर्त क्षमताओं से संबंधित गुत्थियां जो हैं वो सुलझ रही हैं साथियों। और नई चीजें और सटीक चीजें, प्रमाणिक चीजें मनोविज्ञान में हमारे सामने आती जा रही हैं। अभी जो आपने लास्ट सिद्धांत पढ़ा था, ये 1994 का है, लेटेस्ट बुद्धि का सिद्धांत है। तो आज भी मनोवैज्ञानिक इस अमूर्त क्षमता के पीछे लगे हुए हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। अल्टीमेटली मैं ये इसलिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, सारे सिद्धांतों के आधार पर आपको समझाने के बाद, कि बुद्धि को लेकर कोई भी आम राय जो समुदाय में बनी हुई है, वो बिना तथ्यों के हैं, बिना आधार के हैं, बिना प्रमाणों के हैं, और बिना वैज्ञानिकता के साथ में हैं। इसलिए बुद्धि को लेकर आपकी खुद की एक राय बननी चाहिए, खुद की एक समझ बननी चाहिए। क्योंकि जब तक बुद्धि को लेकर हमारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारी अवधारणा, हमारी एक राय नहीं बनती है, तब तक हम बच्चों के साथ, स्वयं के साथ और दुनिया के बुद्धि के साथ ठीक प्रकार से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुद्धि की समझ बनना एक बहुत जरूरी है, बुद्धि की संकल्पना को समझना जरूरी है। तो साथियों, सिद्धांत आपको शायद समझ में आए होंगे डेफिनेटली। हम अब अगले सेशन में बात करेंगे कि जो बुद्धि की संकल्पना है, इसको अगर हम मात्रात्मक देखें, क्षमताओं के आधार पर देखें, तो उसके लिए क्या, कौन से आंकड़े हैं, कौन से पैमाने हैं, कौन से स्केल हैं,
और उन आंकड़े पैमानों स्केल के आधार पर कैसे इसको मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। तो बुद्धि का मापन, मूल्यांकन और कौन कौन से इसके टेबल हैं, IQ कॉन्सेप्ट क्या है, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।